हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं हिंदी को। इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो सामान्य हिंदी है इसमें हमने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं। तो देखिए, पहला यूनिट जो भाषा और भाषा का विकास था, हिंदी भाषा का विकास, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद लिपि और वर्णमाला भी हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, देवनागरी लिपि के बारे में हमने सब कुछ, उसका विकास, लिपि के दोष और गुण सब देख लिए थे। कौन कौन सी भारतीय भाषाएं उसमें लिखी जाती हैं वो भी हमने कर लिया था। इसके अलावा स्वर एवं व्यंजन हमने कर लिए थे। साथ में हिंदी वर्तनी जो स्पेलिंग होती है वो भी कर लिए थे। शुद्ध अशुद्ध व शब्द कौन कौन से होते हैं वो सब हमने देख लिए थे। आज हम देख लेंगे विराम चिन्हों को। ठीक है, कि विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट। साथ ही यहाँ पे हिंदी अंक लिखा हुआ है। तो हिंदी अंक यानी कि जो हिंदी को लिखते हैं ना आप, 1 2 3 4, तो वो आपको आनी चाहिए 100 तक। ठीक है, कम से कम। तो आप इनको खुद से करेंगे। तो आज हम देखेंगे विराम चिन्हों को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं आपको मैंने बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। सिलेबस अभी बहुत आगे नहीं गया है तो आप लोग कवर कर सकते हैं इजीली। बहुत बड़े वीडियोस भी नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, तो आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आज शुरू करेंगे हम लोग विराम चिन्ह को। विराम चिन्ह की हम बात करेंगे तो विराम का मतलब क्या होता है? कहीं पे रुकना, विश्राम करना या ठहरना विराम का मतलब होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि वाक्यों को लिखते और बोलते समय क्या होता है, बीच बीच में कहीं कहीं रुकना रुकना पड़ता है। इससे क्या हो जाता है, जो भाषा होती है उसका जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाता है और हम क्या कहना चाहते हैं वो सबके सामने प्रकट हो जाता है विराम चिन्हों के माध्यम से। ठीक है, तो जब हम लिखित भाषा में ठहरावों को लाते हैं, जो ठहराव होते हैं उनको दिखाने के लिए हम विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिखने में हम उन चिन्हों को बोलेंगे नहीं बल्कि करके दिखाएंगे ना कि ऐसे ये चिन्ह लगते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम ठहराव लाते हैं। ठीक है, लेकिन लिखने में हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन विराम स्थान पे, तो उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर हमने सपोज दैट विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया तो मैं आपको बता रही हूँ अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, हम बोलते कुछ हैं, उसका मतलब कुछ और ही हो जाता है। हमने दो बार, मैंने दो चीजें लिखी हैं, एक ही चीज को दो बार लिखा है। मैंने कहा रोको मत जाने दो, तो इसका कोई अर्थ नहीं हो रहा है, सीधे पूर्ण विराम लगा दिया गया है। ठीक है, दूसरा मैंने कहा रोको मत जाने दो, फिर से वही, लेकिन दूसरे में मैंने क्या किया, ठीक है, तो दूसरे पे देखिए, अगर मैं लगाती हूँ रोको के बाद विराम चिन्ह, ठीक है, अल्प विराम, अल्प विराम का प्रयोग कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है, इसका मतलब रोको मत जाने दो। तो क्या अर्थ इसका निकल रहा है, आप समझ रहे हैं कि स्टॉप कर दो, इसको जाने मत दो। ऊपर क्या है, रोको मत जाने दो, तो इसमें कोई विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है तो अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। जबकि होना क्या चाहिए था, रोको मत जाने दो। ठीक है, यहाँ पे इस अल्प विराम का सही तरीके से प्रयोग होना था। लेकिन अगर यही चीज रोको के बाद लग जाएगी तो उसका मतलब कुछ और ही हो रहा है। तो विराम चिन्हों का प्रयोग सटीक जगह पे करेंगे, तभी उसका जो अर्थ है, भाव है, वो सही तरीके से स्पष्ट होता है। ठीक है, तो दूसरा बिल्कुल गलत है। चलिए, अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? तो उन्होंने कितनी बताई, 20 बताई है विराम चिन्हों की टोटल संख्या। हिंदी में कितने चिन्ह होते हैं, विराम, 20 विराम चिन्ह होते हैं। लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, हम उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। जो कामता प्रसाद गुरु जी हैं उनके विराम चिन्हों को छोड़ के, ऐसा नहीं कि एज इट इज उन्हीं के दिए हुए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम कॉमन पढ़ेंगे। चलिए, पहला देख लेते हैं हम लोग, चिन्हों के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, पहला आ जाता है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम कैसे लिखते हैं, मैं सबको कोष्टक में लिख रही हूँ। ठीक है, पूर्ण विराम कैसे लिखा जाता है, एक डंडी। ठीक है, और जो पूर्ण विराम होता है, सबसे अधिक प्रयोग जो होता है पूर्ण विराम का होता है हिंदी में। और हिंदी का सबसे प्राचीनतम चिन्ह माना जाता है पूर्ण विराम, जो एक डंडी होती है। ठीक है, देखिए, माना जाता है कि जितने भी विराम चिन्ह हैं वो अंग्रेजी से लिए गए हैं, केवल और केवल पूर्ण विराम को छोड़कर।
तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सा चिन्ह हिंदी का है, बाकी अंग्रेजी के हैं। ठीक है, तो पूर्ण विराम। देखिए पूर्ण विराम का प्रयोग कैसे होगा, एग्जाम्पल भी मैंने दिए हुए हैं और यहाँ पे मैंने उदाहरण नहीं लिखा है, थोड़ा अट्रैक्शन के लिए लिखा है कि थोड़ा आप लोग फट से समझ जाओ ये एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो हमने कहा मोहन स्कूल से आ रहा है, और इसमें अगर पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि सेंटेंस पूरा हो गया है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक है, चलिए जो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है वो दोहा, छंद, इन सब में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे लिखा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तो एक पूर्ण विराम लगेगा, एक डंडी। पानी गए न उबरे मोती मानुस चून, तो यहाँ पे दो डंडियां लगेंगी। तो इनका प्रयोग क्या होता है, जो दोहा होता है, श्लोक होता है, चौपाई होता है, उनमें भी पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए बहुत टफ नहीं है जो विराम चिन्ह है, कई बार बच्चे डर जाते हैं और एग्जाम में कि बहुत टफ है हमें तो नहीं आ पाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने हैं, तभी हमें समझ आएगा। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे विराम मतलब विराम चिन्हों को लिख दिया और पढ़ दिया एक बार में कि ऐसा ऐसा होता है तो हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, उनको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। ठीक है, चलिए अब आ जाती है अर्ध विराम की बारी आ जाती है। ठीक है, अर्ध विराम का मैं चिन्ह आपको पहले बना के दिखा देती हूँ, एक डॉट और एक क्या बोलते हैं इसे, अल्प विराम। जो अल्प विराम होता है उसके साथ एक ऊपर से डॉट लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं, अर्ध विराम बोलते हैं। ठीक है, अब अर्ध विराम का प्रयोग कैसे होता है, जब थोड़ा रुकना हो, यानी अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा लेकिन रुकना हो, लेकिन हम वहां पर और का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो तब किसका प्रयोग किया जाता है, अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। बात को समझ रहे हैं, अगर हम सेंटेंस में और नहीं लिख रहे हैं तो हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है। अब हम रुक गए, और यहाँ पे लिख सकते हैं, और किंतु नहीं लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, अर्ध विराम का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम, सेंटेंस कंप्लीट। तो अर्ध विराम का चिन्ह ऐसे होता है। अब देखिए कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि जो दो डिग्रियां होती हैं, उपाधियां होती हैं, उनके बीच में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हमने कहा MA। ठीक है, पहले तो इसका डॉट आएगा क्योंकि ए भी क्या है, अपने आप में एक वर्ड है। ठीक है, तो इसके बाद जो लगेगा वो लगेगा अर्ध विराम लगेगा। ठीक है, तो दो डिग्रियों के बीच में, जैसे लिखा है MA, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, अर्ध विराम लगेगा। उसके बाद PhD लिख दिया, उसके बाद BEd लिख दिया, तो दो डिग्रियों, दो उपाधियों के बीच में भी अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दो चिन्ह आपके क्लियर हो गए, पूर्ण विराम और अर्ध विराम। चलिए, तो ये दो विराम चिन्ह हो गए हैं, लेकिन मैं थोड़ा आपको क्वेश्चन भी बता देती हूँ कि कैसे पूछे जाते हैं। जैसे उन्होंने क्या किया, चिन्ह आपके पास आए, बहुत अच्छी बात है, सीधे चिन्ह याद करें, बता दिए। लेकिन कभी कभी कैसा आ जाएगा कि जब वाक्य, कैसा प्रश्न आएगा, जब वाक्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और कभी कभी कैसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुका जाता है, तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, अर्ध विराम। ठीक है, और कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि इनमें कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको ध्यान से समझिए, बहुत ईजी है। अब आ जाते हैं अल्प विराम, तीसरा नंबर का है अल्प विराम, और ये कैसे लगता है, बस ऐसे छोटा सा। ठीक है, अब इसका प्रयोग जो होता है जब बहुत थोड़ी देर के लिए रुकना हो। ठीक है, अर्ध विराम में थोड़ा समय रुकना था, लेकिन यहाँ पर बहुत थोड़ी देर के लिए रुकना होगा, तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। और साथ ही आपको मैं बता दूं कि अल्प विराम में क्या होता है कि लास्ट जब हम लिखते हैं, अल्प विराम लगाते लगाते, तो जब आखिरी शब्द होता है तो उसमें हम और का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग और का, अब एग्जाम्पल देख के हम समझेंगे कैसे। जैसे हमने कहा रामू अपनी संपत्ति, अल्प विराम, भूमि, ठीक है, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा खो बैठा। अब मैंने प्रतिष्ठा के बाद क्या अल्प विराम नहीं लगाया ना, क्योंकि ये लास्ट शब्द था और यहाँ पे और का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही है, हाँ लिख सकता हूँ क्या, इसमें हाँ में थोड़ा सा रुकना था, अब आएगा हाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अल्प विराम का प्रयोग। इसके अलावा जो अंक लिखे जाते हैं उनमें भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे
5, 6, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20। तो यहाँ पे क्या लग रहे हैं, अल्प विराम लग रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जहां, यह, वह, अब, तब आदि शब्द लुप्त हों, ठीक है, पहले तो अब यहाँ पे भी क्या लगेंगे, अल्प विराम लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा जहां, ठीक है, यह, वह, अब, तब, देखिए यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि आदि लग गया इसके बाद, ठीक है, लास्ट है ये, तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो ऐसे शब्दों में भी क्या होता है, जब लुप्त होती हैं चीजें तो इसका प्रयोग किया जाता है अल्प विराम का, ठीक है। देखिए हमने कहा वह कब लौटेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्प विराम आएगा, कह नहीं सकता, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या है, लुप्त है, यह लुप्त है, कैसे, वह कब लौटेगा यह कह नहीं सकता, है ना, तो यह यहाँ पे लुप्त है। तो वैसे ही जब भी कोई चीजें जैसे वह, अब, तब कोई भी लुप्त हो तो भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नंबर 4 आ जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की हम बात करेंगे तो क्वेश्चन मार्क है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन, कब, कहाँ जा रहे हैं, ये सब में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। तो ये बहुत इजी है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे विस्मय बोधक चिन्ह, और इसका मैं चिन्ह आपको बताऊंगी, पहले हम इसे समझ लेते हैं। इसका प्रयोग कब किया जाता है, जब विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा या संबोधन किया जाता है। कुल मिला के जब हम सरप्राइज्ड होते हैं या किसी चीज से प्रभावित होते हैं, ठीक है, और बिल्कुल अचानक वो चीजें हो सकती हैं, जैसे वो दुख भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है, किसी की तारीफ करनी हो, ठीक है, बड़ा हर्ष का विषय हो, तो वहां पर भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और देखिए इस चिन्ह का जो वो होता है, चिन्ह कैसे बनता है, खड़ी डंडी और छोटी नीचे से बिंदु लगाया जाता है, ठीक है। संबोधन अगर करना हो तो उसके लिए भी इसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब नेता लोग, बड़े बड़े नेता क्या करते हैं, मंच से संबोधित करते हैं तो भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये ऐसे नहीं कि वो लोग संबोधन कर रहे हैं उसके बाद इस चिन्ह को भी बोल रहे हैं, नहीं, लिखित भाषा के उसमें हम प्रयोग कर रहे हैं इसका, ठीक है। चलिए पहला हमने कहा वाह, ठीक है, तो ये भी बड़ी खुशी की बात है। लेकिन यहाँ अगले सेंटेंस में देखिए, हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया, तो हाय के बाद भी क्या लगेगा, विस्मय बोधक चिन्ह लगे, ठीक है। अब देखिए आप, कई बार आपने मंच से और सुना होगा, टीवी वगैरह आप देखते हैं, संबोधन होता है, मोदी जी कैसे करते हैं, मित्रों, तो उसके बाद भी क्या लगेगा, विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा, ठीक है। जैसे बोल दिया साथियों, तो उसके बाद भी विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा। उसके बाद तो आपको आगे की लाइन याद ही होंगी, ठीक है, इतनी बार सुनते हैं आप लोग। चलिए तो ये हो गया है विस्मय बोधक चिन्ह। नेक्स्ट आ जाता है उद्धरण चिन्ह। इसकी हम बात करेंगे तो इसका प्रयोग, पहले मैं आपको प्रयोग बता देती हूँ, उसके बाद चिन्ह बताऊंगी, ठीक है। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो ज्यों का त्यों, जब हम किसी चीज को, किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो इसमें प्रयोग किया जाता है इसका, ठीक है। जैसे हमने कहा तुलसीदास जी ने कहा, अब जो वो कहेंगे उसको हम क्या करेंगे, उद्धरण चिन्ह में इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। जैसे हमने कहा, ऐसे स्टार्ट कर दिया क्योंकि इनकी बात है। इन्होंने कहा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इनकी कही हुई बातें हैं और इसको हमने उद्धरण चिन्ह में यूज कर दिया यहाँ पे कि बिल्कुल इनकी है, इनको छेड़ना नहीं है, कोई इसमें ऐड नहीं कर सकता है, तुलसीदास जी ने कही है। तो अब ये चिन्ह जो है वो कैसा होता है, एक साइड से ऐसे, दूसरी साइड से ऐसे, इसके बीच में क्या है, सेंटेंस लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये चिन्ह याद रखना है, यहाँ पे बना रही हूँ एक बार, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि कार्ल मार्क्स ने कहा, उसके बाद फिर से उद्धरण चिन्ह लगेगा। उन्होंने कहा विश्व के मजदूरों तुम एक हो जाओ, उनकी कही हुई बात बोल रही हूं मैं इस चिन्ह के अंदर, ठीक है। उन्होंने कहा विश्व के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं और पाने के लिए सारा संसार पड़ा हुआ है। और बस उसके बाद हमने ये चिन्ह लगा दिया, यानी कार्ल मार्क्स की जो बातें हैं हमने इसके अंदर डाल दी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कई बार, जरूरी नहीं कि हर बार चिन्ह ही हो। जिन कथनों को, जिन वाक्य को हमें एज इट इज लिखना हो, ज्यों का त्यों किसी की बातें लिखनी हो, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, उसमें किया जाता है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है योजक चिन्ह, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा गया भी एग्जाम में, ठीक है। इसको हाइफन कहते हैं और योजक चिन्ह का प्रयोग मैं आपको बताऊंगी। चिन्ह हम लास्ट में देख लेंगे जब समझ लेंगे, ठीक है।
देखिए इसका प्रयोग होता है युग्म शब्द में प्रयोग होता है, यानी पेयर में प्रयोग होता है इसका, ठीक है। युग्म में जैसे हमने कहा लाभ हानि, तो हम ऐसे तो नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा डैश लगाते हैं, ठीक है। मान मर्यादा ऐसे नहीं लिखते हैं, बल्कि एक छोटा सा डैश। उल्टा उल्टा, बीच में डैश। जय पराजय, तो अब बताइए योजन चिन्ह क्या होगा, एक छोटा सा डैश होगा, ठीक है। यह है योजक चिन्ह, जिसका प्रयोग युग्म शब्दों में किया जाता है। आपको पता होगा जब समास पढ़ते हैं तो उसमें जो द्वंद्व समास होता है, दुख सुख इन सब के बीच में जो चिन्ह लगता है वो योजक चिन्ह होता है, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। अब एक और आ रहा है इंपॉर्टेंट, इसी से रिलेटेड, जैसे योजक चिन्ह है उसी की तरह, और आपको मैं बताऊंगी क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए निर्देशक चिन्ह आ रहा है। अब निर्देशक चिन्ह क्या होता है, जो योजक चिन्ह, और योजक चिन्ह क्या था, छोटा सा डैश। जो योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है उसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। और इसका जो प्रयोग होता है, जैसे पहले मैं चिन्ह बना देती हूँ, ठीक है। निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है। इसका प्रयोग क्या होता है, जब संवाद में बोलना होगा, तो जैसे रमेश ने कहा तो डैश आएगा ना, रमेश के बाद डैश आएगा। उसने क्या कहा, उसने कहा तुम कहाँ रहते हो, तो रमेश का निर्देश था ये, ठीक है। उसने पूछा, जैसे गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो, तो डैश दे के निर्देश दिया है, हिंसा मत करो। मोहन ने कुछ कहा, जैसे है ना, डैश दिया कि मैं आदर्श नगर में रहता हूँ, तो निर्देशक चिन्ह है, ठीक है, निर्देश दिया उसने। चलिए नेक्स्ट आ जाता है। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा जैसे कि योजक चिन्ह क्या होता है, तो आप बताएंगे एक छोटा सा डैश होता है जिसका प्रयोग युग में किया जाता है। अब निर्देशक चिन्ह क्या होता है, या क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा चिन्ह होता है वो कौन सा होता है, तो निर्देशक चिन्ह होता है। एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। यहीं से पूछते हैं वो घुमा घुमा के, तो आप ये नहीं कहेंगे क्योंकि आपने इंडेक्स में पढ़ दिया, उसके विराम चिन्ह पढ़ दिए, नाम पढ़ दिया, आपको लगा बस हो गया। ऐसा नहीं है, उनकी परिभाषाएं, उनके उदाहरण देखिए हमें समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है कोष्टक। तो ये तो आपको पता ही है ब्रैकेट कैसे प्रयोग होता है, और ब्रैकेट कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। जिसमें हम और चिन्हों में भी ब्रैकेट का यूज कर ही रहे हैं, वही कोष्टक है। जैसे इसका प्रयोग कैसे किया जाता है कोष्टक का, इसका प्रयोग किया जाता है जब हमें किसी के अर्थ को बताना हो उसी वाक्य में। अब हम देखिए, जैसे आपकी, यहाँ पे गलत लिखा है, ऐसे होना चाहिए था, आपके सामर्थ्य को मैं जानती हूँ, तो सामर्थ्य समझ नहीं आया किसी को, बल्कि हमने क्या लिखा, आपके सामर्थ्य, ब्रैकेट में हमने शक्ति लिख दिया। देखिए आपके सामर्थ्य को मैं जानती हूँ, और समझ भी गए कि शक्ति होता है सामर्थ्य का मतलब, तो इसे हमने ब्रैकेट में डाल दिया, इसका अर्थ पता चल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, हंस पद इसे बोलते हैं, और दूसरा नाम है इसका त्रुटि बोधक, ठीक है। कौन सा विराम चिन्ह है, त्रुटि बोधक या हंस पद इसे कहते हैं। और बहुत बार सब समझते हैं ये त्रुटि बोधक जो विराम चिन्ह है ये होता क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल देके समझेंगे हम। हमने कहा ईश्वर सफलता दे, अब हमने ये लिख दिया, लेकिन हमें पता चला हमने तो मेन यहाँ पे शब्द लिखा ही नहीं, तो हमने क्या लिखना था, ईश्वर तुम्हें सफलता दे। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया है, कम गैप हो जैसे, और हमने सेंटेंस लिख दिया हो, तो तब क्या करेंगे, हम लगाएंगे हंस पद, उल्टा वी लगाएंगे। और इसका मतलब है कि जो शब्द यहाँ पे छूट गया है, त्रुटि हो गई है, उसको हमने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। ये क्या है, हंस पद है, या त्रुटि बोधक शब्द, इस बोधक चिन्ह इसे कहते हैं। कैसा बनता है ये, उल्टा वाई बनता है, ठीक है, उल्टा वी बनता है, सॉरी। चलिए अब हमने कहा स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, लेकिन यहाँ पे जन्म सिद्ध लिखना था, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हंस पद लगाना है और ऊपर लिख देना है, ठीक है। तब आ जाएगा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और कभी कभी भी एग्जाम दे रहे हो आप और ऐसे शब्द छूट जाते हैं, तो आप इसका प्रयोग करते हैं, भले आपको पता ना हो कि इसे बोलते क्या है, आप करते हैं इसका प्रयोग, है ना। और उसके बाद उस शब्द को लिख दोगे तो पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो हंस पद हो गया है, उल्टा वी हो गया है, जो त्रुटि के लिए प्रयोग किया जाता है अगर किसी कारणवश वाक्य में त्रुटि हो जाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है रेखांकन या अधोरेखन चिन्ह जो होता है, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है रेखांकन करना किसी चीज की। अब इसको योजक और जो डैश वाले चिन्ह हैं, निर्देशक चिन्ह, उनसे कंपेयर मत कीजिएगा, ठीक है। वो बीच में लगते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अंडरलाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है।
इसका प्रयोग क्या होता है, वाक्य में महत्वपूर्ण जो शब्द होते हैं, पद होते हैं या पूरा वाक्य होता है, उसको अंडरलाइन कर लिया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, अगर हम इसे समझेंगे तो हमने कहा गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो अब गोदान क्या हो जाएगी, इसको अंडरलाइन करेंगे हम गोदान को, क्योंकि ये क्या है, इसमें महत्वपूर्ण पद है या शब्द है। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ। अगर पूरी सेंटेंस क्या होता, रेखांकित करने लायक होता, तो हम पूरा सेंटेंस भी कर लेते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर पद है, शब्द है इंपॉर्टेंट, तो वही हम अंडरलाइन करेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं लाघव चिन्ह। ये चिन्ह भी कई बार पूछा जा चुका है। अब देखिए लाघव चिन्ह क्या होता है, इसका जो प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग शब्द या जो बड़े नाम होते हैं उनको संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी चीज को इनिशियल रूप में लिखते हैं तो इसके बीच में जो चिन्ह होता है उसको लाघव चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखेंगे। और बनता कैसे है, ये एक छोटा सा जीरो जैसे होता है, कई बार तो हम बिंदु की तरह भी इसका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन एक छोटा जीरो होता है लाघव चिन्ह। एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा ई और पू, ठीक है, यानी पूरा नाम क्या था इसका, ईसा पूर्व, तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, लाघव चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, मैंने कहा इजवी, तो इजवी नहीं लिखा बल्कि इसके पीछे जीरो लाघव चिन्ह लगा दिया है, तो इसका मतलब भी वही हुआ। हमने लिखा पटना नगर निगम, तो हमने क्या कर दिया, बीच में लाघव चिन्ह लगा दिए हैं। ठीक है, अब मैंने कहा सपोज दैट अपने अपने नाम का प्रयोग आप कर सकते हैं। मैंने कहा सारिका रमोला, ठीक है, लेकिन मैं अपना नाम इनिशियल वे में लिखना चाह रही हूँ, तो मैं क्या कर लेती हूँ, इसको ऐसे लिख लेती। ठीक है, तो लाघव चिन्ह का प्रयोग मैंने किया, चाहे हिंदी में करूँ या इंग्लिश में करूँ, कर सकते हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे तो शॉर्ट में हम क्या कर देते हैं, डॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लाघव चिन्ह। यानी आपको समझना ये है कि जब हम बड़ी चीजों को इनिशियल छोटा कर देते हैं तो लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है लोप चिन्ह। अब हम लोप चिन्ह की बात करेंगे। जब वाक्य का कुछ भाग जो अंश है उसको छोड़कर लिखना होता है तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देके समझेंगे, जैसे गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई। ठीक है, क्या कहा, परीक्षा की घड़ी आ गई, और छोटे छोटे डॉट हमने लगा दिए, हम करेंगे या मरेंगे। ठीक है, यानी हमने इसका कुछ अंश छोड़ दिया है, उसके बाद आगे का सेंटेंस लिख दिया। ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, लोप चिन्ह, जो इसके अंदर क्या है, छुपा हुआ है, छोटे छोटे डैश का प्रयोग किया। ठीक है, छोटे छोटे बिंदु का प्रयोग ऐसे करें, तो इसे कहते हैं लोप चिन्ह। और देखिए कहाँ पे प्रयोग हो रहा है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर हमने विराम चिन्ह लिखे हैं। चाहे तो मैं आपको ऐसे इंडेक्स में ऐसे भी पढ़ा सकती थी स्टार्टिंग में ही, लेकिन मैंने एग्जाम्पल ज़्यादा बेटर समझा कि थोड़ा सा अगर हम टाइम देंगे अपने 15-20 मिनट, हम एग्जाम्पल से ही समझ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने एक साइड नाम लिखे हैं, दूसरी साइड उनके चिन्ह लिखे हैं, और केवल रिवीजन के लिए एक बार। ठीक है, जिसे हम क्विक रिवीजन करेंगे। इसमें 3-4 विराम चिन्ह मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं, उनको हम इजीली समझ लेंगे यहीं पे। ठीक है, चलिए पहला आ जाएगा पूर्ण विराम। आपको पता है कैसे बनता है, एक खड़ी डंडी। अर्ध विराम, रुकना होता है पूर्ण विराम से थोड़ा कम और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा, तो एक डॉट और उसके साथ अल्प विराम। ठीक है, तीसरा आ जाता है अल्प विराम, ठीक है, कॉमा जिसे कहते हैं। चौथा आ जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। पांचवा है विस्मय बोधक, जब भी कोई हर्ष का विषय हो, आश्चर्य हो, सरप्राइज हो, तो इसका प्रयोग होता है। और निशान कैसा होता है, एक खड़ी डंडी और छोटा सा बिंदु नीचे से। उद्धरण चिन्ह, जिसको हमें एज इट इज लिखना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। किसी के कथन भी हो सकते हैं, किसी की कोटेशन हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, इसको सिंगल भी कर सकते हो, डबल भी कर सकते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है योजक चिन्ह, एक छोटा सा डैश होता है, जो युग्म होते हैं यानी जो पेयर होते हैं उनके बीच में लगता है योजक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, एक बड़ा सा डैश होता है जो योजक से बड़ा होता है, और जब कोई निर्देश देता है तो उसमें निर्देशक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कोष्टक, जब हमें किसी चीज का अर्थ समझाना हो तो हम कोष्ट में लिख देते हैं। जैसे हमने कहा पूर्ण विराम, अब मैं कहती आपको पूर्ण विराम, तो आप समझ जाते हैं ना, पूर्ण विराम बोला, लेकिन मैंने कोष्टक में क्या कर दिया, उसको बना के भी आपको दिया। एक डंडी है, कोष्टक में उसका अर्थ भी आपको बता दिया, क्या है कोष्टक का प्रयोग है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हंस पद, या इसको त्रुटिबोधक कहते हैं। जब वाक्य में त्रुटि हो जाती है तो इस हंस पद का प्रयोग करके हम उसको सुधार सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रेखांकन। अगर किसी सेंटेंस में कोई बहुत इंपॉर्टेंट शब्द या पूरा वाक्य ही इंपॉर्टेंट है तो हम उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह की हम बात करेंगे तो छोटा सा जीरो, और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? जब हम किसी चीज को इनिशियल करते हैं, किसी नाम को या बड़े सेंटेंस को हमें छोटा करना। ठीक है, बड़े शब्दों को छोटा करना। चलिए नेक्स्ट हमने कहा लोप चिन्ह। लोप चिन्ह यानी जब हम वाक्य लिखते हैं लेकिन उसके कुछ पद को हमें छोड़ के लिखना हो तो हम उसमें लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं, छोटे छोटे बिंदु के रूप में इसका प्रयोग किया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है अपूर्ण विराम की हम बात करते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा वो नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैं यहीं पे समझा देती हूँ। इसे उपविराम भी कहते हैं। ठीक है। और इसका जो साइन होता है, दो बिंदु होते हैं, जैसे विसर्ग होता है ना वैसे होते हैं। और इसका प्रयोग जब आप कोई बुक पढ़ेंगे, किसी भी ऑथर की बुक पढ़ेंगे, तो उसमें जब बुक का नाम लिखा रहता है और आगे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है इस बुक का पूरा नाम क्या है, ठीक है, तो उसके सामने ये अल्प विराम सॉरी उप विराम लगा होता है, जिसे अपूर्ण विराम भी कहते हैं। ठीक है। दो विसर्ग यानी विसर्ग यानी अपूर्ण विराम कहते हैं उसको। ठीक है। प्रयोग मैंने बता दिया आपको। चलिए नेक्स्ट आ जाता है विवरण चिन्ह। और विवरण चिन्ह में क्या होता है? विसर्ग लगा होता है, एक लंबी सी डंडी खींची होती है, और इसमें भी क्या होता है, किसी वस्तु के वर्णन किया जाता है उसका। ठीक है, उसका वर्णन किया जाता है, इसलिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो ये चिन्ह समाप्ति की ओर है, इसकी जगह में जो अपूर्ण विराम है उसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे त्रियक रेखा, कभी कभी पूछ लिया कि जब हम या अथवा का प्रयोग करते हैं किसी चीज में तो कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो बहुत इजी है, त्रियक रेखा का प्रयोग करते हैं ना, स्लैश का। चलिए नेक्स्ट है पुनरुक्ति सूचक। इसका मतलब है मार्क्स ऑफ रिपीटेशन। जैसे मैंने कहा राम खाना खा रहा है, राम कहीं जा रहा है, हर सेंटेंस में राम 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 आएगा, तो हम वहाँ पे राम राम नहीं लिखेंगे, बल्कि जो रिपीटेशन का वो होगा साइन, हम उसको लगाते जाएंगे, है ना। अगर दो शब्द एक जैसे तो उनके नीचे ऐसे कर करके हम इसे लगाते जाएंगे। इसे बोलते हैं पुनरुक्ति सूचक जो चिन्ह होता है। ठीक है। अब एक और आ जाता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह आ जाता है, और इसको मैंने आपको बताया था जब हम स्वर पढ़ रहे थे। दीर्घ उच्चारण चिन्ह को मैं यहाँ पे बता रही हूँ। जो दीर्घ उच्चारण जब हम स्वर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था, जो हम संवाद में या लंबे टाइम के लिए हमें बोलना है उच्चारण में, तो दीर्घ उच्चारण का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा राम, तो हमने राम सीधे नहीं कहा, राम, तो इसका साइन जो होता है हल्का एस की तरह होता है। ठीक है, तो इसे भूलना नहीं है। संवाद या किसी के नाम, जैसे ओम हमने कहा, तो भी दीर्घ उच्चारण का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और जब एस बना होगा, ठीक है, ये एस क्या है, इसका साइन है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब हम देख लेते हैं, इससे 4 मैंने क्वेश्चन बनाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन क्वेश्चन तो मैं बाद में भी आपको प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगी, लेकिन जो हमारा अभी का प्रैक्टिस सेट है कि जो हमने पढ़ा कैसे क्वेश्चन पूछा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हंस पद चिन्ह का प्रयोग होता है, तो होता है, आप देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है, तो एक चिन्ह तो आपको ये याद रखना है। ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि हंस पद चिन्ह, जिसे त्रुटिबोधक चिन्ह कहते हैं, उसका प्रयोग कहाँ पे होता है। 4 ऑप्शन है, और इसका राइट आंसर क्या होता है कि लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए हंस पद या त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल क्या है, सही है। और हंस चिन्ह जो होता है वो कैसा होता है, उल्टा वी होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉट यानी बिंदु और बना देते बिंदु और अल्प विराम वाला साइन। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, ये क्या है, अर्ध विराम। ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे उसने तो कमाल कर दिया में कौन सा चिन्ह है, तो आपको मैंने बताया था खड़ी डंडी और एक बिंदु, और जब हम सरप्राइज होते हैं, है ना, हर्ष का विषय होगा, तो उसमें क्या होगा, विस्मय वाचक चिन्ह होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में सुमेलित नहीं है, तो इसको देख लेते हैं। पहला है विवरण चिन्ह, और विवरण चिन्ह को ऐसे ही लिखा जाता है, विसर्ग एक डैश, तो ये बिल्कुल सही है। निर्देशक चिन्ह, तो ये बड़ा सा डैश, ये भी ठीक है, अभी हमने इंडेक्स में पढ़ा था।
अल्प विराम, तो अल्प विराम ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये क्या है, अर्ध विराम है। अल्प विराम मैं यहीं पे लिख कर देती हूँ, ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी इसमें जो सुमेलित है वो कौन सा है, सॉरी सुमेलित नहीं, वो कौन सा है, ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये क्या है, अर्धविराम। ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के विराम चिन्ह, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इजी हैं, लेकिन उनको अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे तो, अगर आप सोचेंगे कि हम स्क्रीनशॉट लेके आगे आगे बढ़ के कर लेंगे, तो ये आप क्या है, इससे बढ़िया आप बुक खोलिए और बुक से करिए, कोई इजी नहीं है, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आप सच में समझना चाहते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, आने वाले एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन खराब ना करो, तो इसके लिए आपको डिटेल से समझना जरूर। ठीक है। अब पूरा वीडियो देखिए, पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट बहुत ज़रूरी करिए। ठीक है। मुझे तब मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो आप लोग बताएंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पढ़ना नहीं छोड़िए, कंटिन्यू प्रैक्टिस। शादियों का सीज़न है, लेकिन अपने लिए आधा एक घंटा ज़रूर निकालिएगा पढ़ने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।